हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2017 का फर्स्ट पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? तो 4/7 पार्ट कीचड़ में, तो हम मान सकते हैं कि 4 टोटल 7 पार्ट थे, उसमें से 4 पार्ट कीचड़ में, तो टोटल की वैल्यू मान लेते हैं 7x और जो कीचड़ में है उसकी 4x। ठीक है, 1/3 पार्ट तो उसका बाहर आ गया था और हमें दी गई है जो खंबा का भाग भी कीचड़ में है। तो 1/बाहर भाग आ गया तो 1 में से 3 पार्ट बाहर आ गया, तो 2 पार्ट अभी भी कीचड़ में होगा, मतलब 2/3। ठीक है, 4x, ठीक है, ये माना था जो कीचड़ में है। इसका भी अभी 2/3 पार्ट जो है कीचड़ के अंदर धंसा हुआ है, तो उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 8 मीटर। तो 4 से 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 1 ज़ा 2, ये 3 जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू हमसे पूछा टोटल पार्ट, तो टोटल पार्ट कितना माना था हमने 7, तो 7 x की जगह 3 रख दिए थे, 7 3 ज़ा 21 मीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में, तो बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में। तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर कितने में कर रहे हैं? 20 दिनों में। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा वो होगा टोटल वर्क यूनिट्स में। ठीक है, तो 12 15 एंड 20 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 6 टाइम्स, 2 से 15, 2 से 10, 2 3 ज़ा 15 ऐसे रहेगा, डिवाइड नहीं होगा तो 2 5 ज़ा 3, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो इनका एलसीएम 60 और 60 होगा जो ये टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क मतलब कैलकुलेशन के लिए, वैसे नहीं है। तो इन्होंने 12 दिन में काम किया और टोटल काम था इतना, तो एक दिन में इन्होंने कितना यूनिट काम किया होगा? 12 से डिवाइड कर दीजिए, 5 यूनिट ए और बी ने मिलकर, बी और सी ने मिलकर 4 यूनिट, सी और ए ने मिलकर 3 यूनिट काम किया होगा। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये ए और ए 2a हो जाएगा, प्लस बी और बी 2b, सी और सी 2c, और इधर इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो इसके बराबर होगा 12, 4 + 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 12, 2 से 6 टाइम्स, तो इन तीनों ने मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी ने, तीनों ने मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम किया होगा। लेकिन हमें सेकंड रो से पता चला कि बी और सी ने मिलकर कितना यूनिट काम किया है? 4 यूनिट एक दिन में। तो बी और सी की जगह रख सकते हैं हम 4 + 6, सॉरी = 6, तो ए की वैल्यू कितना है कि 2, मतलब ए ने एक दिन में 2 यूनिट काम किया होगा। टोटल काम था 60 यूनिट और उसने एक दिन में कितना किया? 2 यूनिट, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा? 30 डेज़ में। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि ए कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेगा, तो 30 दिनों में करेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रम से डी ई और एफ हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी ई एफ का क्षेत्रफल ए बी सी के बराबर, डी ई एफ का क्षेत्रफल ट्राइंगल ए बी सी के हाफ के बराबर, डी ई एफ का 1/3 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, या डी ई एफ का एरिया का क्षेत्रफल 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के बराबर। ठीक है, अब डी ई एफ इनके मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों को मिला देंगे तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 और 4। ये देखने में थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं, जो इनका एरिया होगा लेकिन वो सेम होगा। ठीक है, और हमें बताना है डी ई एफ का, डी ई एफ का मतलब इस वाले पार्ट का, मिडिल वाले का, मतलब एक ट्राइंगल का बताना है, 4 में से एक ट्राइंगल का। तो 4 ट्राइंगल टोटल हैं, उसमें से सिर्फ हमें एक का बताना है। ठीक है, तो 1/4 का रेशो होगा और 1/4 का रेशो सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन डी में। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, 2 नंबर मान लेते हैं x और y। ठीक है, x को बड़ा मान लेते हैं, तो x - y दिया हुआ हमें 5 और x × y दिया हुआ हमें 36। हमें बताना उनके व्युत्क्रम, अगर x बड़ा है, अगर इनके व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/y - 1/x की वैल्यू बतानी है। इनका एलसीएम कितना आएगा? एक्स वाई, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पर x और यहाँ पे x से x कैंसिल, तो y बचेगा। तो x - y की वैल्यू तो हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन थी 5 और x × y की वैल्यू 36, तो आंसर कितना आएगा? 5/36, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6 है तो उस संख्या में से 9
जोड़ने से प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर की, 2 डिजिट की कोई भी नंबर है, जैसे एक्स वाई है, ठीक है, तो उसके डिजिट का, तो एक्स इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 6, और इसमें 9 अगर ऐड और कर दें, इस नंबर में 9 ऐड कर दें तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं या ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। पहले तो पहली कंडीशन को देख लेते हैं, उसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है गुणनफल वो 6 आना चाहिए। 16 का प्रोडक्ट करें 1 इंटू 6 तो 6 आएगा। ठीक है, ये तो हो सकता है अभी, बाकी भी चेक कर लें। 3 5 जा 15, ये नहीं होगा। 4 3 जा 12, ये नहीं होगा। 2 3 जा 6, ये हो सकता है। तो अभी दो ऑप्शन बचे 16 एंड 23, इनको और दूसरी कंडीशन से चेक कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, इसमें 9 ऐड करेंगे तो आएगा 25, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसे होने के लिए क्या आना चाहिए था, 61 आना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32। ठीक है, अब ये 23 के का जो डिजिट्स चेंज हो गए, 23 में पहले 2 था फिर 3, अब इसके प्लेस चेंज होकर क्या हो गया, पहले 3 आ गया फिर 2 आ गया, 32। तो यही तो हमें चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। ठीक है, आयत चित्र होता कैसा है वो देख लीजिए। आयत चित्र इस तरीके से होता है। तो ये जो इसकी ऊंचाई है ये क्या दर्शाती है, ठीक है, ये जो इसकी हाइट है ये यही तो बताती है। और यहाँ पर क्या होती है कि ये इसकी ये कितनी फ्रिक्वेंसी क्या है, जैसे सपोज कि इसकी 10 है, इसकी 15 है और इसकी 20 है, तो ये बताती है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता, तो उस वर्ग की बारंबारता बताती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करना चाहिए, तो ठीक है। विद्यार्थियों को सूत्र फॉर्मूला रटने के लिए कहना, ठीक है, रटने के लिए नहीं कहना, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। उसने पूछा था क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो रटना नहीं चाहिए, मतलब किसी भी फॉर्मूले को या किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट, 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो कोण होंगे। ठीक है, कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं, 2 कोटि, ऐसे कोई भी 2 एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए 90, जैसे एक्स और वाई मान लेते हैं, उनका सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री, ये होते हैं कोटि पूरक। और दूसरे तरीके के होते हैं समपूरक। ठीक है, तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है, उनके लिए होती है कि कोई भी 2 ऐसे एंगल जिनका सम 180 होना चाहिए, उन्हें बोलते हैं समपूरक या सप्लीमेंट्री, और कोटि पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री। पहले तो यही पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं किसके इसका सम 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे कोटि पूरक बोला था। 65 और 35 इनका सम करेंगे तो आएगा 100, तो ये तो नहीं हो सकते। 70 + 30 100 होगा, ये भी नहीं हो सकते। 70 + 110 इसका सम होगा 180, तो ये भी नहीं होंगे। 25 + 65 इनका सम होगा 90। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वही सही होगा। और वैसे इसकी दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है 2 ऑप्शन दिए होते हैं जिनका सम 90 होता है, तो उनका डिफरेंस दिया होगा 40। 65 से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा, तो सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर सी। नेक्स्ट, ये नंबर दिया 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो सिंपल है 1 2 1 2, ठीक है, 12 12 बन जाए 12, तो 0 बचेगा, लगाएंगे नीचे 1 को, 1 छोटा है तो 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट को नीचे लिखाएंगे, 10 हो जाएगा। ये अभी छोटा है तो फिर एक 0 और लगाएंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट को, तो 1, तो 12 8 जा 96, तो बचेगा 5, इस बार 2 को नीचे लिखाएंगे 52, तो जाएगा 12 4 जा 48, तो कितना बचेगा 4, तो 4 ही रिमाइंडर होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, या अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। ठीक है, अवधारणा मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट अगर वो समझ में नहीं आया तो वो छात्र या स्टूडेंट जो भी है वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है, इस बात को हमें आंकना चाहिए, तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, ये कहलाता है परिसर। परिसर या इसे हिंदी में कह सकते हैं, इंग्लिश में रेंज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, तो ये तो सभी को पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। प्राइम नंबर मतलब जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए, एक तो 1 और एक नंबर वो खुद, मतलब इटसेल्फ। नेक्स्ट,
किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। मान लीजिए कोई नंबर है x, उसका 3/4 का 2/3 किसके बराबर है? 24 के बराबर। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 2 48। ठीक है, वो संख्या पता चल गई। तो उस संख्या का 1/4, तो 48 का 1/4 क्या होगा वो बताना। मैं 4 से ये 12 टाइम्स, तो वो क्या होगा? 12। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 + 2√5 का वर्गमूल है। ठीक है, वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 + 2√10 को लिख सकते हैं √5 × √2। और हमारा a + b का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। ठीक है, तब यहाँ से कंपेयर कर दिया 2ab और यहाँ पे 2√5 √2, 2 से 2 कैंसिल, तो ab कितना होगा? √5 √2। अब किसी को भी चाहे a को √5 मान लीजिए, चाहे b को मान लीजिए, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 और 2, तो इन्हें स्क्वायर में भी तो बदलना है, क्योंकि a² + b²। तो इसे स्क्वायर से लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√5 √2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 5 + 2 मिलकर कितना? 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। अगर आप a को √2 मानेंगे और b को √5, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में है सी वाला, √2 + √5। ठीक है, ये तो इसकी प्लेस पर आया था। अभी इसका स्क्वायर रूट भी तो लेना, √2 + √5 का होल स्क्वायर। ये तो इसकी जगह लिखा था हमने 7 + 2√10 की जगह। इसका स्क्वायर रूट लेना, वर्गमूल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो √2 + √5 बचेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है R. A. फिशर को, लाप्लास को, गॉस को या न्यूटन को। ठीक है, न्यूटन, गॉस और लाप्लास, ये तीनों तो फिजिक्स से रिलेटेड हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा R. A. फिशर, और वही सही ऑप्शन है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या के 60% का 3/36 है, तो वह संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या x, उसका 60% का 3/5वां भाग इसके बराबर है 36। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 16 3 ज़ा 8, सॉरी 6 3 ज़ा 18 और 18 से 36 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 10 5 ज़ा 50, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 में, तो कितना हो जाएगा? 100। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पाई है एक परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या या पूर्णांक। पाई होती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर मतलब जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c का मान। ठीक है, तो इसको साइड में कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। a/3 = b/4 = c/7 को मान लीजिए कोई भी नंबर k। पहले इन दोनों को बराबर करेंगे, a/3 = k, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3k। इसी तरीके से b/4 को k के इक्वल पुट करेंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4k। और c/7 को पुट करेंगे k के इक्वल, तो c की वैल्यू 7k। अब हमें इसकी निकालनी है, किसकी? a + b + c/c की। तो a की वैल्यू कितनी थी? 3k, b की वैल्यू 4k + c की वैल्यू 7k अपॉन c की वैल्यू 7k। 3 + 4 7, 7 + 7 14k अपॉन 7k, तो k से k कैंसिल, 7 से 14 2 टाइम्स, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। या k मानने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट k a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7 मान सकते हैं, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, उससे भी आंसर यही आएगा। नेक्स्ट, ये एक्सप्रेशन दिया होगा, k गुणनफल में इकाई का अंक होगा। इसमें हमें बताना है इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस बताना है, तो हमें इनका सिर्फ यूनिट प्लेस से ही करना है, जो भी करना है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट प्लेस की। 8 × 6 × 9 × 2, 8 6 48, तो 48 का सिर्फ 8 लेंगे, तो 8। अब ये दोनों बचे 9 × 2, 9 2 18, तो 18 का 1 हटा दीजिए, बस 8 बचेगा। तो 8 × 8, 8 8 या 64, 6 को हटाइए क्योंकि हमें तो बस यूनिट प्लेस चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल 60 है तो उनमें से एक संख्या होगी। ठीक है, HCF दिया हुआ है हमें 12 और LCM दिया हुआ है 72। ठीक है, HCF होता क्या है, ऐसा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा, तो इसको हम दो नंबर मान लेते हैं XY जो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, इनका HCF 12 और LCM 72 है, 12X एंड 12Y। ठीक है, XY में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन है बस वो है हमारा 12, क्योंकि वही है हमारा HCF। तो 12x और 12y का LCM कितना हो जाएगा, 12 तो कॉमन है और xy में कुछ भी कॉमन नहीं, तो xy की मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही। वो किसके बराबर दिया हुआ मैं 72 के बराबर। 12 6 जा तो x इंटू वाई की वैल्यू 6। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी ये उन संख्याओं का योगफल, तो वो संख्या मानी हमने 12x प्लस 12y, तो इनका योगफल मतलब सम कितना है, किसके बराबर 60। दोनों से 12 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू 60, 12 5 जा तो x प्लस वाई की वैल्यू 5। ठीक है, तो अब किस किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, मतलब ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, या तो इसे सॉल्व कर लेती है शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। 1 या 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 6 आएगा, या 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और कोई तो तरीका नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों का सम करेंगे तो 7 आएगा, और इन दोनों का सम करेंगे तो 5 आएगा। तो इस 7 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो नहीं होगा 1 और 6, 2 और 3 ही होगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, 12x और 12y थे, x की जगह 2 पुट कर दी तो हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 36, 12 3 था। तो देख लीजिए 12 नहीं है, 60 नहीं है, 24 है, 24 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 मल्टीप्लाई बाय 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 मल्टीप्लाई बाय 4 उतारा और नीचे दर्शाए अनुसार हल किया। ठीक है, 27 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन मल्टीप्लाई सही की है, लिखा गलत है उन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑप्शन। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए, या ठीक है, इसमें से हमें चूज़ करना होता है जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है वो चूज़ करना होता है। विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए, या उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने का कहकर 0 अंक देने चाहिए, या उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 3 अंक देने चाहिए, या यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा और उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो इसमें सबसे जो ठीक ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कि उसने गलत क्यों लिखा, पहले तो उस बात का पता करना चाहिए, और उसने प्रोसेस तो सही किया, उस बात के लिए उसे पूरे नंबर देने चाहिए। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस CP, उसके विक्रय मूल्य SP, सेलिंग प्राइस का कितना है 3/2। ठीक है, तो SP को इधर ले आइए, डिवाइड में आएगा CP/SP इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3, और सॉरी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2, मतलब कॉस्ट सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस होगा। एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल गई, उसने पूछा लाभ या हानि, तो हानि होगी। कितनी होगी परसेंटेज में बताना है, तो लॉस परसेंट कितना होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस। तो लॉस कितना है, 3 रुपये में कोई चीज़ खरीदी 2 रुपये में बेची, तो 1 रुपये का लॉस हो गया। और जो भी हम लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं वो निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, मतलब CP पर, तो वो कितना है 3, परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 100/3, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 33 कंप्लीट 1/3%। तो ऑप्शन दे लिखेंगे ऑप्शन बी, लॉस होगा और 33 कंप्लीट 1/3% होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, तब उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, लेंथ और विड्थ, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई मान लेते हैं x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। तो यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल, पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है वो पता कर लेंगे, वो उसका फॉर्मूला होता है 2L + B × H। ठीक है, वो किसके बराबर दिया हुआ है 660 मीटर स्क्वायर। अब ये होता कैसे ये देख लेते हैं। कोई भी कमरा है इस तरीके से, ठीक है, क्यूब या क्यूबॉइड शेप में होगा, तो लेंथ इसके मान लेते हैं लेंथ, ब्रेथ, और ये इसकी हाइट होगी, ये हाइट होगी, ये ब्रेथ होगी। ठीक है, तो ये फेस है, ये दीवार होगी, ये नीचे फ्लोर होगा, ऊपर छत होगी, ये साइड में वॉल होगी, इधर साइड में वॉल होगी, और ये पीछे वाली वॉल होगी। ठीक है, तो यहाँ कितना है ये L × H, तो L × H, और इसके अपोजिट में भी L × H होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 फेस होंगे ऐसे, और ये साइड में क्या होगा ब्रेथ × हाइट,
तो b इंटू एच, और ये इसके भी दो फेस होंगे, अपोजिट फेस इधर वाला भी, तो इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बाहर ले लीजिए और एच कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा एल प्लस बी। ठीक है, अब वो 660 के बराबर दिया हुआ है, तो 2 से कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 330 टाइम्स एल की वैल्यू 2x प्लस बी की वैल्यू x, और हाइट दिया हुआ में 11, तो इसके बराबर है 330 के बराबर। 11 से 3 टाइम्स रही 0, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, 3 से कैंसिल कर लेंगे, तो x की वैल्यू 10 आ गई, और हमें बताना छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल ये ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले में कितनी आएगी लेंथ और ये ब्रेथ, तो l इंटू बी, तो लेंथ कितनी है x 2x इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू की हमें 10 पता चल गई, 2 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 से 100, 100 टू 200 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 604-6 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है, ये नंबर दिया हुआ है 604-6, तो इस जो डैश है इस पर क्या डिजिट आएगी वो बताना है हमें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जैसे कोई नंबर मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो ऑड प्लेस पर डिजिट्स हैं ए सी एंड ई, इनका सम ए सी प्लस ई, और जो इवन प्लेस पर हैं बी डी और एफ, बी डी और एफ, ठीक है, तो यहाँ से दो नंबर आएंगे, एक ये और एक ये, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल होने के लिए ये नंबर क्या होना चाहिए इनका डिफरेंस, या तो 0 हो, क्योंकि 0 तो सभी नंबर से डिविजिबल है, ये 11 होना चाहिए, 22 33 इस तरीके से जो 11 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं ऑड प्लेस पर जो डिजिट हैं 6 4 एंड 6, तो 6 + 4 + 6, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 6 16, इसको मान लीजिए एक्स, तो 0 + x, तो x ही रहेगा, तो 16 और x का डिफरेंस ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 - 6 सपोज करते हैं 0 बनाने के लिए इसे इजिकल टू 0, तो 16 इजिकल टू x, तो x 16 तो नहीं हो सकता क्योंकि x एक डिजिट है, ठीक है, और ये 16 एक नंबर है। उसको 11 बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सबसे छोटा बनाना है हमें, क्योंकि सिंगल डिजिट में चाहिए x की वैल्यू में, तो 16 11 को इधर ले आएंगे और x को उधर ले जाइए, तो आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू 5, तो 5 ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अगर 22 बनाएंगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो नंबर आ सकता है, डिजिट नहीं आएगा, तो वो भी सही नहीं होगा, और नंबर बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ही और नंबर हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा x की वैल्यू, तो हमें तो सबसे छोटी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी का मतलब है कि वो हमें सिंगल डिजिट में चाहिए। नेक्स्ट, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, ठीक है, वो थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन, ये ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं x, छोटी मान लेते हैं y, तो बड़ी संख्या का दुगना मतलब 2x, और छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या मतलब 5y से 3 अधिक है, अगर हम इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x - 5y = 3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या कौन सी x थी, तो 4x, और छोटी संख्या के 3 गुने 3y का योग, ठीक है, इनका योग किसके बराबर है 71 के बराबर, इक्वेशन 2 बन गई। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, एक तरीका तो है यहाँ से कि एक्स और वाई के ऑप्शन से मान लीजिए बड़ी संख्या छोटी संख्या, तुम्हें पता ही बड़ी एक्स है और छोटी वाई है, और पुट कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इस इक्वेशन में हम फर्स्ट वाली में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करके फिर इसको नीचे ही लिख देते हैं, इसके 4x - 10y और 3 2 6, ठीक है। अब इसको करेंगे माइनस, माइनस करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, जैसे 4x प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, तो 4x से 4x कैंसिल, प्लस के 3y और प्लस के 10y, तो प्लस के 13y और 71 - 6 करेंगे तो आएगा 65, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, 5 से 65, तो y की वैल्यू 5 आएगी। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे 2x - 5y = 3, तो 2x - 5 × 5 = 3, तो 2x = 3, और ये माइनस का 25 इधर जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, तो 2x = कितना हो जाएगा 28, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, तो x क्या क्या नंबर आ गए 14 और 5, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, ठीक है, उस पर कलर किया जाता है। यदि इससे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, ठीक है। कितने घनों पर एक ही फलक पर, मतलब एक ही फेस पर कलर होना चाहिए बताना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्यूब की एक सरफेस ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। 5x5 मतलब 1 यूनिट का 1 बॉक्स बना लेते हैं, तो 5 बना लेते हैं। इस तरीके से 5 हो गए। इस तरीके से भी इसको 5 कर लेते हैं, मतलब एक बॉक्स की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर। ये थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला पहला बॉक्स होगा या पहला 1 सेंटीमीटर क्यूब का घन होगा, इस पर इस फेस कलर तो हमने पूरे पर किया है, इस पर मतलब इसके 6 फेस होंगे, 6 के 6 पर किया है। तो अगर इस वाले को निकालेंगे हम तो इसके ऊपर भी एक सरफेस होगी, इस तरीके से देख सकते हैं इसको, ठीक है, और इसके साइड में भी होगी। तो इस पर कितने फेस पर कलर आएगा, एक ऊपर और एक साइड में और एक ही है, तो 3 पर आएगा, इस पर आएगा 3 फेस पर, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो इसके साइड वाले पर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई है नहीं, इसके ऊपर वाला तो अंदर दबा हुआ है इन दोनों उसके बीच में, तो इस पर आएगा 2 पर, इस पर भी 2 पर आएगा, इस पर भी 2 पर और इस पर आएगा 3 पर, ठीक है। इस पर आएगा 2 पर, इसी तरीके से इस पर भी 2 पर, इस पर भी 2 पर और इस वाले पे कॉर्नर वाले पे 3 पर, क्योंकि इसके साइड में होगा और एक नीचे की तरफ होगा। इस पर भी 2 पर आएगा, इस पर भी 2 पर, इस पर भी 2 पर और इस पर 3 पर, इस पर भी 2 पर, 2 पर, 2 पर। अब ये जो बीच वाले बचे इनके साइड में तो ये है, तो इसकी वजह से ढक रहा होगा, तो इस पर तो कलर नहीं होगा ना, ऊपर से भी ढक रहा है ये, तो इन पर जो आएगा 1 1 पर आएगा, 1 फेसेस पर कलर, अगर हम इनको काटेंगे तो, ठीक है। अब ये था एक फेस, अब एक फेस पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फेस पर आए 9, और ऐसे कितने फेसेस हैं, 6, तो 9 6 है 54 ऐसे घन होंगे जिसके सिर्फ एक ही फेस पर या एक ही फलक पर कलर होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को वैसे फॉर्मूले से याद करना है तो वो ऐसे कर सकते हैं, 6 इंटू n माइनस 2 की स्क्वायर, ठीक है। और n क्या है, इसकी साइड की लेंथ, घन की लेंथ, ये लेंथ कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं, ठीक है, साइड ऑफ ए क्यूब। तो वो क्या है 5, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 6 9 है 54, ठीक है। ये तो था कि एक ही कितने घन होंगे कि एक ही फेस पर कलर आए। अगर हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि दो ऐसे बताओ कि जिनके 2 फेसेस पर कलर आएगा, ठीक है। 2 फेसेस कौन से थे, उन्हें हम दोबारा बना के एक बार और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एक वाले तो ये थे मिडिल वाले बीच में जो थे, ठीक है, और 3 वाले कॉर्नर पर, और बचे हुए जो हैं वो 2 पर। तो एक वाले कितने थे 54 और 2 वाले, ठीक है, ये 2 वाले 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12, और ऐसे 6 फेसेस हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 इजिकल टू 72। और 3 वाले की बात की जाए तो 1 2 3 और ये 4, तो एक फेसेस पर 4 हैं और ऐसे 6 फेसेस हैं, तो ये कितने होंगे 24, ठीक है। इनको भी आप देख सकते, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है कि यदि अवरोही क्रम में रखे हुए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं, मीन मोड मीडियन। तो इसमें से बताना हम कौन कौन से प्रभावित मतलब चेंज होंगे, ठीक है। तो हमको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी मीडियन होती है वो क्या होती है, मीडियन का फॉर्मूला होता है दो मतलब 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ऑड टर्म के लिए और एक इवन के लिए। ऑड के लिए क्या होता है मीडियन, n+1/2th टर्म, ठीक है। और n अगर इवन हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो या प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन इवन हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। जो मीडियन जो डिपेंड करती है वो सिर्फ टर्म्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, उसके आंकड़ों पर डिपेंड नहीं करती, जिसमें देखो ना आंकड़े हटाए जाते हैं, तो आंकड़े हटाए जाएँ या कुछ भी करा जाए तो मीडियन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस मीडियन को हटा दीजिए, मीडियन इसमें ये नहीं हो सकता, मीडियन इसमें है ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें मीडियन है ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है मीन एंड मोड, ठीक है। माध्य और बहुलक ये दोनों प्रभावित होंगे, मतलब ये दोनों चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को प्रत्येक यदि किसी प्राकृतिक संख्या का
प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ऑप्शन से ही कर लेते हैं। अब ये जैसे 333 है, ये 3 उसको कंडीशन क्या दी है, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए और उसकी जो डिजिट है वो 3 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए। तो ये 333 3 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 से नहीं होगा, उसने कहा कि दोनों से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट 44 4 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा, तो इसको भी हटा दीजिए। नेक्स्ट क्या बचा 444, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी, और इसमें डिजिट भी 4 4 4 ही है, तो उसने कहा 3 या 4 कोई भी हो सकती है या दोनों भी हो सकती हैं। और नेक्स्ट है 4444, तो ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम आएगा 16, और 16 3 को डिवाइड नहीं कर सकता तो इस नंबर को भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 444। नेक्स्ट, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी कैसा भी बहुभुज हो या पॉलीगन, उसके एंगल्स इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स या भुजाओं की संख्या। तो उसने बोला पंचभुज, पंचभुज का मतलब उसमें 5 भुजाएं हैं, 5 साइड्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी, 5 - 2 इंटू 180। 5 - 2 3, 3 इंटू 180, तो ये कितना हो जाएगा 540। ठीक है, 540 डिग्री, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है और ये था हमारा 2017 वाला यूपी टेट, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दिसंबर 2016 का यूपी टेट का पेपर सॉल्व। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।